नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ी थी अपना जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 है, उसका पहला चैप्टर जो एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हमने कविता पढ़ी थी ध्वनि, और उस कविता के भावार्थ को हमने यहाँ पर समझा था। और आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप उस कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ उसके भावार्थ को लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी ने उस कविता को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर किया होगा और भावार्थ लिखने का भी प्रयास किया होगा। तो आज हम एक एक पंक्ति का भावार्थ यहाँ पर लिखेंगे, कविता का सार आपको लिखवाएंगे और साथ के साथ ध्वनि कविता जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और बहुत ज्यादा ज्ञान हमें देती है, बहुत अच्छी शिक्षा हमें देती है, उस कविता के प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर हम करेंगे। तो रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि कल जो पिछला सेशन था हमारा वो आपका फर्स्ट डे था एट स्कूल। तो आज आपका सेकेंड डे है। आपने कॉपी और नोटबुक की व्यवस्था कर ली होगी। अगर नहीं कर पाए हैं तो अभी रफ कॉपी निकाल लीजिए, जो भी यहाँ पर लिखाया जाएगा उसको रफ कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद घर जाकर आप उसको फेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने कविता पढ़ी थी ध्वनि, उसका ही सार हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्वनि कविता का सार। तो कविता जो हमारी है वो कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। तो हमने कहा वन से यहाँ पर तात्पर्य है मन से, ठीक है। वन का यहाँ पर तात्पर्य है मन से, कि जो मेरा निर्जन वन था उस पे अभी अभी मृदुल वसंत आया है, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। फिर द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सभी ने अपनी कॉपी में कविता को लिख लिया होगा और अभी हमने कविता को रिवाइज भी कर लिया है। अब हम इस कविता के सार को एक बार पढ़ लेते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं इस पूरी कविता में, और फिर भावार्थ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप सभी सार को केवल समझेंगे, सुनेंगे, और जो भावार्थ है सार अपने आप भी लिख सकते हैं। अगर आपने भावार्थ लिख लिया है तो उसके बाद सार आप अपने आप लिख सकते हैं। सार यानी कि सारांश, जो पूरी कविता है उसका सार क्या है, सारांश क्या है, पूरी कविता में क्या कहने की कोशिश की गई है, वो एक पैराग्राफ के रूप में कविता का सार। तो अब हम यहाँ पर जो सार है उसको पढ़ते हैं। ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है, ठीक है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। यानी कि जब प्रकृति की मदद से, जैसे यहाँ पर कहा कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, या जैसे कहा हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, फिर कहा फेरूंगा निद्रित कलियों पर, है ना, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रकृति है। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति की मदद से सारी चीजों को, जैसे जो लोग निराशा में डूब चुके हैं उनको पुष्प की यहाँ पर संज्ञा दी है, जो लोग आलस्य में डूबे हैं उनको एक निद्रित कली के रूप में बताया है। तो इस तरह से उन्होंने प्रकृति का पूरा यहाँ पर
हेल्प लेकर, प्रकृति की यहाँ पर पूरी सहायता लेकर मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। और कविता की इन पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, तो उनका अंत अभी कैसे होगा? अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई हुई है। जैसे कहा हरे हरे ये पात, तो जब वसंत, अभी अभी कहा मेरे मन में अभी अभी मृदुल वसंत आया है, तो वसंत जब आता है चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नए नए पुष्प खिलने लगते हैं, पेड़ों पर कलियां आने लगती है और फलों पर बोर आने लगती है। तो इस तरह पूरा जो प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर एक दृश्य यहाँ पर दिखा रही है। तो प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि ने कहा है कि चारों तरफ हरियाली है और उन पौधों पर खिली हुई कलियां जो हैं वो अभी सोई हुई हैं, और कलियों के इशारे से, यानी कि कलियों के माध्यम से वे दुखी और परेशान, यानी कि जो निराश हो चुके लोग हैं, निद्रित कलियां, जो निराश हैं लोग, जो अब सोच चुके हैं, अपनी आशा छोड़ चुके हैं कि छोड़ो अब कुछ नहीं हो सकता, तो जो इस तरह के लोग हैं जो अपनी आशा छोड़ चुके हैं, दुखी, निराश, परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। अगला पद, आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले जाएंगे। क्या कहते हैं? वो सूरज को आसमान में ले जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष, प्रत्यूष यानी कि जो उषा काल, आपने सुना होगा ना, उषा काल, जब सूर्य अपनी किरणों को, जब सूर्य निकल रहा होता है तो उसकी जो लाल लाल किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैलती है। तो इस उषा काल में जब सूर्य निकल रहा है तो ऐसे में कवि कहते हैं कि सूरज को वो आसमान में लेकर आएंगे और इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे। जो कलियां अभी बनी हुई है लेकिन सोई हुई है, वो इंतजार कर रही हैं सूरज के निकलने का। सूरज जैसे ही निकलेगा सभी कलियां खिल जाएंगी। तो इसी तरह यहाँ पर कवि अपने प्रेरणा रूपी कविताओं से, अपनी प्रेरणा रूपी कविताओं से, अपनी प्रेरणाओं से इन सोए हुए लोगों के मनों को वो जगाना चाहते हैं। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों को की जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा। इसके लिए वो अपनी खुशी, अपना सुख, सब कुछ दान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे। इसीलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं जब तक वे हर इंसान को दुख और पीड़ा से दूर नहीं कर देते तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। यानी कि इस संसार में अवसरों की कमी नहीं है, आप केवल खुश रहने का साधन ढूंढिए, आप खुश रहिए, निराश मत होइए, जीवन के प्रति उत्साह अपना बनाए रखिए, आशा अपनी बनाए रखिए। तो इस तरह से ये पूरा सार जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पूरी कविता का सार आपको यहाँ पर दिया गया है, सारांश आपको दिया गया है। अब कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो भावार्थ हमने समझ लिया है, ये केवल आपकी राइटिंग के लिए यहाँ पर है। ये है हमारी कविता का सार। तो कविता का भावार्थ है, शुरुआत की पंक्तियों में अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो देखिए यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इस तरह से आप लिखेंगे। जब आपको भावार्थ लिखने को आता है तो आप लिखेंगे भावार्थ और फिर आप लिखेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। भावार्थ को सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, अगर आप पूरा नहीं उतारना चाहते हैं तो केवल इतना आप लिखेंगे। जैसे आप इतना लिखेंगे, अभी ना होगा डैश डैश
मेरा अंत, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो आपका ये पूरा पद है कविता का, क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं। छिपे हुए तरीके से अर्थात यानी कि वो स्वयं इस बात को नहीं कह रहे हैं, वो एक छिपे हुए तरीके से लोगों तक अपने मन की बात को, अपनी प्रेरणाओं को पहुंचाना चाहते हैं। किसी को डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। क्योंकि अगर हम देखिए क्या होता है कि अगर हमें कोई डायरेक्टली कहता है ना कि बच्चे तुम ऐसा करो, तो हमें लगता है अरे खुद तो ये कुछ करता नहीं है, मुझे भाषण देता है बस। तो ये एक अलग तरीका। और यहाँ पे कवि ने आपको एक कविता के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से आपको अपनी बातों से प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो कवि यहाँ पर छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन अभी जोश और उत्साह से भरा है। क्यों भरा है उनका मन अभी जोश और उत्साह से? क्योंकि उनके मन में अभी अभी तो वसंत रूपी यौवन आया है, जीवन के प्रति आशा जगी है। तो कैसे वो मान लें कि उनका अंत हो जाएगा, तब तक वो हार नहीं मानेंगे। अगला पद है हमारा, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। देखिए इसको भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, हरे हरे ये पात, और फिर डैश डैश करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रत्यूष मनोहर। ठीक है, इस तरह से इस पंक्ति का आप भावार्थ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे भावार्थ। ठीक है, भावार्थ में हमने यहां पर क्या बताया है, यहां पर निराला जी कहते हैं, देखिए बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उनमें कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि चारों ओर, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली हुई कलियां हैं। लेकिन ये कलियां कैसी प्रतीत हो रही है? ये कलियां कैसी लग रही है? ये कलियां इस प्रकार की लग रही हैं मानो ये सो रही हो। ये कलियां कैसी लग रही हैं? ये कलियां ऐसी लग रही हैं मानो ये कलियां सो रही हो। तो इसके लिए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं अब इन सोती हुई कलियों को, यानी कि मैं यहाँ एक ऐसा सूर्य लेकर आना चाहता हूं, मैं एक यहाँ पर ऐसा सूरज लाना चाहता हूं, जो ऐसा सूरज मैं यहाँ खींच कर लाऊंगा जो इन सोई हुई कलियों को जगाएगा। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। देखिए इस तरह से आप भावार्थ लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है, यानी कि ऐसे लोग जो अपने जीवन से निराश हैं, अपने जीवन से हार चुके हैं, और जिस प्रकार सूरज के आ जाने पर सभी कलियां पेड़ पौधों में जान आ जाती है, यानी कि जब सूरज निकलता है तो सभी कलियों में, पेड़ पौधों में जान आ जाती है। तो उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से, अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में, हताश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। तो इस तरह ये जो ध्वनि कविता है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हारे हुए लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर
ये युवा लोगों के लिए ज्यादा उन्होंने यहाँ पर बताया। जैसे कि मैंने कहा कि पुष्प और कलियों की उन्होंने यहाँ पर संज्ञा दी है। जो आजकल के युवा हैं, तो आजकल का जो युवा है वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है, बहुत कुछ अपने जीवन में करता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश जब उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, उसे अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता, तो वो निराश हो जाता है, वो हार जाता है, और इस कारण कई बार वो गलत कदम भी उठा लेता है, जिसके लिए इससे बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा, जीवन के प्रति एक दुख, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो त्रिपाठी निराला जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। यहां पर कवि कहते हैं कि मैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस, हर एक पुष्प से मैं तंद्रालस यानी कि जो आलस है मैं उसको खींच लूंगा, यानी कि उसको निकाल दूंगा। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वसंत रूपी एक उम्मीद बनकर, वसंत रूपी एक उम्मीद बनकर अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस एवं उदासी खींच लूंगा। तो एक व्यक्ति की तुलना, हर एक व्यक्ति की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? जो ऐसा व्यक्ति है, उदास है, निराश है, जीवन के प्रति उत्साह जिसके अंदर नहीं है, तो वो है पुष्प। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं उसमें नया जीवन भर दूंगा। फिर अंतिम जो यहाँ पर पद है उसमें कहते हैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कहते हैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं मैं सोए हुए फूलों में यानी निराश लोगों में जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे, अपने जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। यानी कि जो इस कविता का पूरा एक लिखने का जो प्रेरित करने का जो लोगों को है वो ये है कि कवि का मानना है, यानी कि कवि का ये मानना है कि अगर आज की युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी, मेहनत करेगी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अवसरों की कमी नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपको एक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ या आपने अपना एम बना रखा है आईएएस ऑफिसर बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो आप सबसे पहले तो प्रयास कीजिए, करते रहिए, प्रयत्न कीजिए, परिश्रम कीजिए। फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर भी निराश आपने नहीं होना है। इसके बावजूद भी आपको अपना मनचाहा लक्ष्य मिल सकता है अगर आप उसके लिए परिश्रम करें। यानी कि अगर आप जो भी आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, आप उस पर परिश्रम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और आपको आपका मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इसका जो आनंद है वो कभी उसका अंत नहीं होगा। यानी कि जब व्यक्ति अपनी पसंद का काम करता है ना, अपने मन का काम करता है, जो उसको अच्छा लगता है, तो उसकी खुशी कभी खत्म नहीं होती। वो खुश होकर अपने ऑफिस जाता है, खुश होकर अपना काम करता है, खुश होकर वो घर आता है, क्योंकि उसको उसका मनपसंद काम है और उसमें वो रोज नए नए आविष्कार करता है, उसमें वो नए नए तरीके लाता है कि आज मैं किस तरह से लोगों को ये चीजें दिखाऊं, अपने काम को और कैसे बढ़ा चढ़ा के लोगों को दिखाऊं। तो इससे उसे रोज नया नया सीखने को मिलता है, उसे खुशी मिलती है, वो हमेशा खुश रहता है। तो यही यहाँ पर कहा गया कि अवसरों की कमी नहीं है, बस कमी है आपकी मेहनत की, आपके परिश्रम की, आपकी जीवन के प्रति उल्लास की, जीवन के प्रति जोश की, जीवन के प्रति उत्साह की। तो कवि यहां पर कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोग और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो ये हमारे
पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कुछ हमने यहाँ पर दिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पाठ का सार भी हमने कर लिया है, पाठ का भावार्थ भी हमने अपनी कॉपी में कर लिया है। तो आप फटाफट इन प्रश्नों के उत्तरों को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? तो क्यों है? देखिए कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश, नई उमंग आई है। अभी उसे अपने जीवन में काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि उनका अंत कभी नहीं होगा। केवल उत्तर आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरह से डालेंगे, पहला उत्तर, दूसरा उत्तर और तीसरा उत्तर, चौथा उत्तर, इस तरह से डालेंगे क्योंकि प्रश्न आपकी नोटबुक में आपकी बुक में दिए गए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। प्रश्न वहां से उतारेंगे और उत्तर आप अभी लिख सकते हैं। तो फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास कीजिए कि कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है कि क्योंकि अभी अभी उसके मन में नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह आया है और अभी उन्होंने काफी ऐसे काम करने, बहुत नए नए काम करने हैं और अपनी युवा पीढ़ी के अंदर का जो आलस्य है उसको भगाकर उन्हें एक नई दिशा देनी है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए हमने जब भावार्थ पढ़ लिया है, भावार्थ अगर हमें समझ में आ गया है तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को, यानी कि फूलों से किसकी बात की गई है? फूलों से उन हारे हुए लोगों की बात की गई है, उन निराश लोगों की बात की गई है और उनको कवि अनंत तक विकसित करना चाहते हैं। अनंत यानी कि वो चाहते हैं कि उनका अंत इतनी जल्दी ना हो, बहुत टाइम तक वो चलें, आगे बढ़ें। तो वो उसके लिए कौन कौन से प्रयास करना चाहते हैं? तो देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो कवि ऐसे प्रेरणा रूपी सूर्य को उगाना चाहते हैं जिससे कि वो जो कलियां रूपी जो इंसान है वो पुष्प बन सकें, खिलकर पुष्प बन सकें। और दूसरा, कवि का मानना है कि अभी अभी उनके जीवन में वसंत आया है, इसीलिए वह कलियों को अपने हाथों के वसंती स्पर्श से, वसंती स्पर्श यानी कि एक उत्साह, जब वसंत ऋतु आती है तो पूरी प्रकृति में उत्साह होता है, तो उसी वसंती उत्साह का स्पर्श करके वो पुष्पों को खिला देना चाहते हैं, यानी कि उस जोश को लोगों के अंदर भरकर उनको जीवन के प्रति खुश रहने की वो आदत दिखा सकते हैं। वो फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूंगा मैं, यानी कि वो हर एक फूल से तंद्रालस, निद्रा रूपी जो आलस्य है उसे हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक कर देना चाहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास कवि ने इस कविता में किए हैं एक फूल को अनंत तक विकसित करने के लिए। अगला नंबर 3 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य, तंद्रा यानी कि जो आलस्य से भरी हुई जो नींद है, और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए या भगाने के लिए उन पर अपना प्रेरणा रूपी हाथ फेरना चाहते हैं, उत्साह रूपी हाथ फेरना चाहते हैं, उनको चुस्त,
प्राणवान, यानी कि जो अभी तक बिल्कुल एक तरह से निराश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, उन्हें प्राणवान बनाना चाहते हैं। आभावान बनाना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर एक सुंदरता हो, आभा हो, और पुष्पित करना चाहते हैं। वो बंद कली बनकर ना रह जाए, वो एक मैच्योर फूल बने, तो वो प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहते हैं। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को, यानी कि युवा अवस्था में जो लोग आए हैं, को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष का स्वप्न जगा देना चाहते हैं, उनका आलस्य भगा देना चाहते हैं, उनमें नए उत्साह का संचार कर देना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नंबर 4, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज का अर्थ होता है ऋतुओं का राजा, सभी ऋतुओं का राजा। तो देखिए, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, और आगे क्या लिखा गया है देखिए, आपस में चर्चा कीजिए। ये कोई आपको उत्तर तो देना ही है, साथ में आपको आपस में चर्चा भी करनी है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। तो देखिए, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा। क्लास 8 के बच्चे हैं, प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उत्तर आप लिखकर लेकर आएंगे कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। बाकी के जो प्रश्न हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ा है तो आप आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आप स्वयं से कर सकते हैं। तो आपने प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर कर लिए हैं और दोनों प्रश्न जो है वो आपके लिए होमवर्क है। और वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इस पर हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने अपने पाठ ध्वनि से जुड़े हुए सभी जो चीजें हैं, जैसे कि पाठ का सार, पाठ का भावार्थ और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, सभी कुछ कंप्लीट कर लिया है। जो कुछ भी आपको होमवर्क दिया गया है उसे जरूर अपनी कॉपी में करें और इस तरह उसको घर पर रिवाइज भी आप साथ के साथ कर लेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।